हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। माई सेल्फ मनीष। तो अभी हम लोग बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए एटॉमिक फिजिक्स का यहाँ पे लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एच अल्फा लाइन के लिए फाइन स्ट्रक्चर देखा था। ओके, नाउ इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम लोग फाइन स्ट्रक्चर देखेंगे सोडियम लाइन के लिए, सोडियम डी लाइन के लिए देखेंगे, और उससे पहले जो क्षारीय परमाणु वर्णक्रम होते हैं उसको देखेंगे। मतलब जो एल्किल एटम है उनके लिए यहाँ पे स्पेक्ट्रम देखेंगे। एल्किल एटम मतलब कौन कौन से, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, ये सब, हीलियम हो गया, ये सब के लिए हम लोग क्या देखेंगे, स्पेक्ट्रम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सोडियम डी लाइन आएगा उसमें जनरेट होगा, उसको देखेंगे, उसका स्पेक्ट्रम देखेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले क्या करते हैं, इससे पहले जो मैंने पिछले लास्ट लेक्चर में 2 क्वेश्चन दिया था, ठीक है, लास्ट में 2 क्वेश्चन दिया था, उसको एक बार देख लेते हैं जिसका आंसर क्या होगा जल्दी से, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया था, ठीक है, और ये पूछा था कि इनमें से कौन सा ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा इसका प्रोसेस है। तो क्या करना था इसमें देखो, इसमें करना ये था, डेल एल का मान देख लेना था और डेल जे का मान देखना था। जो अपना सिलेक्शन रूल है उसको वहाँ पे चेक कर लेना था, सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग आ रहा है तो हमारा जो ट्रांजिशन है वो अलाउड हो जाएगा। यदि सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है मतलब हमारा ट्रांजिशन इनवैलिड होगा, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे बताओ डेल एल का मान क्या हो जाएगा। डेल एल का मान कैसे दिखते हैं, इसका और इसका डिफरेंस देख लेंगे, ठीक है। तो एफ को हम लोग क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको मालूम होगा, एस को 0 लिखते हैं, उसके बाद पी को 1 लिखते हैं, डी को 2 लिखते हैं, एफ को 3 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एफ है मतलब ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे डी है मतलब क्या हो जाएगा 2। तो कितना आया, 3 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। और हमारा सिलेक्शन रूल क्या था, सिलेक्शन रूल ये था कि डेल एल का मान ±1 होना चाहिए और डेल जे का मान क्या होना चाहिए, 0 और ±1 होना चाहिए। इन दोनों के अकॉर्डिंग आ रहा है तभी हमारा ट्रांजिशन अलाउड होगा, ठीक है। ये आपको मालूम होगा, पहले ही बता चुका हूँ मैं। तो यहाँ पे कितना आया, 1 आया, मतलब डेल एल का मान तो हमारे रीजन में है। यहाँ पे अब जे को भी चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5/2 - 5/2 क्या है, 0। मतलब ये वाला ट्रांजिशन क्या है, अलाउड है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन जो डेल एल और डेल जे का मान है वो हमारे सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग आया है, ठीक है। ये तो अलाउड है, लेकिन हमको क्वेश्चन ने पूछा था नॉट अलाउड, कौन सा इसमें नॉट अलाउड है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं जल्दी से। तो बताओ डी है, यहाँ पे पी है, डी को मैं लिखता हूँ 2 और पी को लिखता हूँ 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और इसको चेक करेंगे तो 3/2 में से 1/2 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.2 मतलब 1, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या है, सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग है, मतलब सेकेंड वाला ट्रांजिशन भी अलाउड है। यहाँ पे थर्ड को चेक करते हैं। तो थर्ड को चेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डी है, यहाँ पे एस है, डी को मैं लिखता हूँ 2 और एस को लिखते हैं 0, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। लेकिन 2 हमारे सिलेक्शन रूल में नहीं आता, क्योंकि सिलेक्शन रूल में क्या है, डेल एल का मान ±1 होना चाहिए, मतलब कि ये वाला ट्रांजिशन क्या हो जाएगा, नॉट अलाउड। देखो यहाँ पे डी का मान क्या आया, डेल एल का मान आया 2, तो डेल जे का चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक भी कोई भी एक यदि हमारे सिलेक्शन रूल में नहीं आ रहा है मतलब वो ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। चौथा को भी एक बार नॉलेज के लिए चेक कर सकते हो। तो ये हो जाएगा P और ये एस है, तो P को लिखते हैं 1, एस को लिखते हैं 0, तो ये हो जाएगा 1, मतलब ये हमारे सिलेक्शन रूल में है। उसके बाद यहाँ पर जे को भी चेक करोगे तो 1/2 - 1/2 मतलब 0 हो जाएगा, मतलब ये भी ट्रांजिशन क्या है, अलाउड है। यहाँ पे ये फॉरबिडन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेल एल का मान हमारे सिलेक्शन रूल से बाहर है, ठीक है। ये तो सही है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, 3 में से जाएगा 2, तो ये डेल जे का मान तो सही है, लेकिन यहाँ पे डेल एल का मान सिलेक्शन रूल से बाहर है, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा, मतलब जो क्वेश्चन ने पूछा था कौन सा अलाउड नहीं है वो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन दूसरा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में मैंने ये पूछा था, दूसरा क्वेश्चन में एल का मान दिया हुआ था और एस का मान दिया हुआ था, जो कि एल का मान था 1 और एस का मान था 1/2, और ये पूछा था कि इनके लिए जो जे का मान है वो कौन सा अलाउड है, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो हम लोग कई बार भी जब पढ़ाते हैं उस टाइम भी करा देते हैं, ठीक है। तो एल और एस का मान दिया हुआ है तो हम लोग जे का मान निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं, जे का मान एल प्लस एस से, इसका वेक्टर सम लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे बताओ वेक्टर सम लेंगे दोनों का, क्या हो जाएगा, पहले मिनिमम करेंगे तो 1 - 1/2 होगा, मतलब 1/2 आएगा, और मैक्सिमम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1/2 होगा, तो ये हो जाएगा 3/2। मतलब हमारा जे का मान कौन कौन सा आया, 1/2 आया और 3/2 आया, हमारे ऑप्शन में कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3
हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन था, आप कमेंट में बॉक्स में बताना था। नाउ मूव करते हैं हमारे आज के टॉपिक में। ठीक है, तो आज का टॉपिक कौन सा हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉपिक का नाम। तो ये था क्षारीय परमाणुओं के लिए वर्णक्रम। लिख देते हैं क्षारीय परमाणुओं का वर्णक्रम। ठीक है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली एटम्स। ठीक है, तो देखते हैं इस टॉपिक में क्या होता है। तो देखो, जैसे सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि क्षारीय परमाणु कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो क्षारीय परमाणु जो हम लोग जानते हैं, ये हमारा क्षारीय परमाणु आ जाते हैं। ठीक है, मतलब सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब हमारे क्या है, क्षारीय परमाणु है। तो इनके लिए हमको स्पेक्ट्रम देखना है। ठीक है, तो देखो ये सब में क्या होता है, एक खास बात ये होता है कि जैसे हाइड्रोजन परमाणु में क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसको, चूँकि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, सिमिलरली सोडियम, पोटेशियम और ये रुबिडियम, सीजियम, ये सब में भी क्या होता है, एक ही संयोजी इलेक्ट्रॉन पाई जाती है। ठीक है, इन सब में क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन एक ही होता है। ठीक है, सोडियम का जैसे 11 होता है, तो 11 होता है, तो आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, 2, 8 और 10, 11 है ना, ऐसे करके सबका लिख सकते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो 2, 8 और यहाँ 8 और ये 1। ठीक है, तो मतलब सबका क्या होता है, लास्ट कोर्स में हम लोग के पास एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है। तो ये सब सिमिलर, सब में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और चूंकि हाइड्रोजन में भी एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो जैसे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था ना, सिमिलरली ये सब का भी स्पेक्ट्रम वैसे ही आता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन जो अदर परमाणु है उनके मुकाबले में मतलब ये जो हाइड्रोजन परमाणु है और ये सब परमाणु, उनका स्पेक्ट्रम सेम ही आता है। ठीक है, और डिफरेंस क्या होता है, जैसे डिफरेंस ये होता है कि हाइड्रोजन परमाणु में जो स्पेक्ट्रम मिला हुआ था, ऐसे था हाइड्रोजन परमाणु में। ठीक है, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है ऐसे, और इस टाइप से और फर्दर आगे लेवल है तो इस टाइप से ट्रांजिशन होता था। ये मान लो अपना फर्स्ट लाइन आता था, फर्स्ट लाइन को बोलते थे अपना क्या, लाइमन सीरीज है ना। और जो सेकंड ये इसमें आता था, तो इसमें कुछ इस टाइप से आता था अपना, है ना, फर्दर और आगे लेवल है तो ये अपना बामर सीरीज रहता था। उसी प्रकार और आगे ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में होता था। तो सिमिलरली क्षारीय परमाणुओं के लिए भी क्या होता है, इसी प्रकार से स्पेक्ट्रम पाया जाता है। अंतर बस इतना होता है कि देखो इसमें क्या हो रहा था, सिंगलेट आ रहा था, मतलब ये जो लेवल है सिंगलेट लेवल प्राप्त हो रहे थे। लेकिन जो क्षारीय परमाणु होता है उनके लिए क्या होता है, डबलेट होता है। ठीक है, मतलब जनरली डबलेट होता है। स्टार्टिंग ग्राउंड स्टेट में सिंगलेट पाया जाता है, उसके बाद जो स्टेट होते हैं वो सब डबलेट पाए जाते हैं, और कई जगह में ट्रिपलेट भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर रहता है बेसिकली, बाकी सब सिमिलरली सेम रहता है। सिमुलेशन के रूप में बता दिया। अब हम लोग पर्टिकुलर सोडियम एटम का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेक्ट्रम निकाल के देखते हैं उसका स्पेक्ट्रम क्या आता है। ठीक है, तो और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। तो मैं बाकी मिटा देता हूँ, इंट्रोडक्शन हो गया ये थोड़ा सा। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब पर्टिकुलर एक एटम का हम लोग स्पेक्ट्रम निकाल कर देखेंगे क्या क्या उसमें लाइन आती है। ठीक है, तो जितने भी क्षारीय परमाणु होते हैं उनके लिए टोटल 4 प्रकार की श्रेणियां प्राप्त होती है। ठीक है, टोटल 4 प्रकार की मतलब 4 प्रकार की सीरीज प्राप्त होती है। ठीक है, सीरीज का नाम मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे ट्रांजिशन, बाकायदा कौन कौन सा ट्रांजिशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, चारों सीरीज का नाम लिख देते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कहाँ कहाँ पर सीरीज बनता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला सीरीज होता है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। क्षारीय परमाणुओं के वर्णक्रम में 4 प्रकार की सीरीज पाई जाती है। ठीक है, चलो लिख देते हैं, 4 प्रकार की सीरीज प्राप्त होती है। सीरीज प्राप्त होती है। ठीक है, सबसे पहला सीरीज प्राप्त होती है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्फुट श्रेणी। स्फुट श्रेणी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं शार्प सीरीज। शार्प सीरीज। ठीक है, दूसरा सीरीज प्राप्त होता है मुख्य श्रेणी। शायद मैं इसको पहले ही बता चुका हूँ, शायद 1 या 2 लेक्चर पिछले वाले लेक्चर में ही बताया था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल सीरीज।
प्रिंसिपल सीरीज। जो थर्ड सीरीज प्राप्त होता है उसको बोलते हैं अस्फुट श्रेणी। अस्फुट श्रेणी, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूज सीरीज। डिफ्यूज सीरीज। उसके बाद लास्ट सीरीज जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं मूलाभ श्रेणी। ध्यान रखना, इसको इंग्लिश में नाम आप लोग याद रखना, ज़्यादा सही आसान मतलब आसान रहेगा। इंग्लिश में क्या है, नाम इजी है, ठीक है। मूलाभ श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल सीरीज, ठीक है। और आगे भी इंग्लिश में ही काम आएगा, हिंदी में तो अभी एग्जाम टाइम काम आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की सीरीज प्राप्त होती है। ओके, एक बार अब ये देख लेते हैं कि चारों श्रेणी कौन कौन सी लाइन से कौन कौन से एनर्जी लाइन में ट्रांजिशन होता है, ठीक है। तो देखो, मैं पहले बताया था इसको, तो शार्प सीरीज होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, मैं दूसरे पेन से बना देता हूँ इसको, ठीक है। तो जो शार्प सीरीज होता है इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन क्या होता है, एस लाइन से पी लाइन में होता है, ठीक है। एस वाले एनर्जी लाइन से पी वाले एनर्जी लाइन में होता है ट्रांजिशन। जो मुख्य श्रेणी होता है, प्रिंसिपल सीरीज होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है वो पी लाइन से होता है एस लाइन में, ठीक है। उसके बाद जो डिफ्यूज सीरीज होता है इसमें ट्रांजिशन होता है डी लाइन से, ये होता है पी लाइन में। और जो लास्ट फंडामेंटल सीरीज होता है इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है एफ लाइन से डी लाइन में, ठीक है। देखो एकदम आसान है इसको याद करना भी। जो फंडामेंटल सीरीज है वो क्या होता है, एफ मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए बोला इंग्लिश में याद करो। इंग्लिश में याद करोगे तो उससे आपको मतलब श्रेणी भी याद हो जाएगा, डायरेक्ट मतलब ट्रांजिशन भी याद हो जाएगा। तो जो एफ फंडामेंटल एफ से स्टार्ट हो रहा है तो एफ से उससे कम डी में, तो एफ से डी में हो रहा है। उसके पहले डिफ्यूज सीरीज में डी स्टार्ट हो रहा है तो डी से एक कम पी में। उसके पहले जैसे ये वाला में शार्प सीरीज में, तो शार्प सीरीज में एस से पी में, चूंकि एस के बाद और नीचे कुछ होता नहीं है, ठीक है, एस इक्वल टू 0 हो जाता है, तो एस से वो पी में हो जाता है। और जो प्रिंसिपल सीरीज है तो प्रिंसिपल सीरीज में क्या होता है, पी से एक कम मतलब एस में, ठीक है। तो एकदम आसान से है, ठीक है। एफ से डी में, डी से पी में, पी से एस में और एस से पी में, ये हो जाएगा अपना ये शार्प सीरीज, ठीक है। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। ये फंडामेंटल हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, ये वाला शार्प सीरीज हो जाएगा। तो नाम से भी स्पष्ट है, ठीक है। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया कि इसमें कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन किन में ट्रांजिशन होगा। अब क्या करते हैं, पर्टिकुलर हम लोग डायग्राम बना के देखते हैं कि कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, जिससे आपको पूरा याद हो जाए। ओके, तो देखो हम लोग डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम में पूरा शो करेंगे कौन कौन सा श्रेणी कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो देखो डायग्राम कैसे बनाते हैं, सबसे नीचे में रहेगा अपना, इस साइड क्या रहेगा, मैं इसको काला पेन से बनाता हूँ। तो सबसे नीचे लाइन में यहाँ पे रहता है, इसको बोलते हैं 3s। चूँकि जितने भी एल्काइल एटम हैं सोडियम से स्टार्ट होता है तो उसमें 3s से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो तो उसमें कैसे लिखते हो, 2 2 4 6 4 10 और यहाँ पे 11, ठीक है। तो जनरली हम लोग सहजी इलेक्ट्रॉन होता है वो 3s ब्लॉक में ही आता है, तो इसलिए यहाँ पे 3s से ही स्टार्ट करते हैं, उससे पहले लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट रहता है ये कोर्स। तो देखो 3s यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद 3s से ऊपर में रहता है यहाँ पे 4s, तो ये हो जाएगा 4s, ठीक है। 4s के ऊपर में रहता है 5s, ओके, 5s हो गया। उसके बाद ये तो s लाइन का हो गया। अब p लाइन का देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा बना देते हैं। तो जो p लाइन का होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये हो जाएगा 4p, ओके। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा लाइन प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं 5p, ठीक है। उसके बाद ये s हो गया, फिर p हो गया। अब उसके बाद देखते हैं d को, तो d कैसे प्राप्त होता है, तो d के लिए यहाँ पे होता है, d के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा 3d, ओके। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, सॉरी ये जो है ना 3p है, ये 3p, यहाँ पे आता है 4p और यहाँ पे रहेगा अपना 5p, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3d और उसके ऊपर में यहाँ पे आता है 4d, ओके। और उसके बाद यहाँ पे आता है 4f और उसके ऊपर में रहता है 5f,
ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम लोग का जो सोडियम एटम उसका स्पेक्ट्रम का जो लाइन है वो सब प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखते हैं मुख्य श्रेणी को, या चलो तो इसको ही देख लेते हैं शार्प सीरीज को। तो शार्प सीरीज कहाँ पे बनता है, एस लाइन से पी में जाता है, ठीक है, एस लाइन से पी में जाता है। तो यहाँ पे एस लाइन कौन सा है, ये वाला, और पी में जाता है तो इस वाले लाइन से इसमें ट्रांजिस्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है ना वो यहाँ से, चलो मैं दूसरे पेन से बनाता हूँ इसको, इस वाले यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन है तो ये इसमें जाएगा, एस से पी में जाता है, ठीक है। और उसी प्रकार जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ये इस टाइप से आएगा। तो ये जो ट्रांजिशन प्राप्त हो रहा है ना इसी को बोलते हैं स्फुट श्रेणी, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, शार्प सीरीज, क्योंकि ये एस लाइन से पी में आ रहा है, ठीक है। शार्प सीरीज में एस से पी में आएगा। उसके बाद कौन सा देखते हैं, मुख्य श्रेणी, प्रिंसिपल सीरीज। तो प्रिंसिपल सीरीज में क्या होता है, पी से एस में जाता है। यहाँ पे पी ये हो गया, एस ये हो गया। ध्यान देना ये ऊपर से नीचे में आता है ना, हायर लेवल से लोअर लेवल में होता है। यहाँ से ऐसे ट्रांजिशन नहीं होता क्योंकि ये लोअर से हायर में नहीं जाता, ठीक है। तो अब देखना क्या देखना है, पी से एस देखना है। तो पी से एस मतलब ये पी हो गया, यहाँ पे हो गया एस, ओके। और इसके बाद जैसे ये और यहाँ से भी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और इस लेवल से भी यहाँ पे ट्रांजिशन हो जाएगा। इसको बोलते हैं अपना प्रिंसिपल सीरीज, ये हो जाएगा प्रिंसिपल सीरीज। आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखना है डिफ्यूज सीरीज, स्फुट श्रेणी। तो उसमें क्या होता है, डी लाइन से पी में जाता है। तो यहाँ पे डी लाइन ये वाला हो गया, डी से ये जाएगा पी में, मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल सी ये ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे भी डी है तो यहाँ से भी आ गया। तो इसको बोलते हैं डिफ्यूज श्रेणी, डिफ्यूज सीरीज, ठीक है। उसके बाद लास्ट बच गया फंडामेंटल सीरीज। तो फंडामेंटल एफ ब्लॉक से, मतलब एफ लाइन से डी लाइन में आता है। तो ये एफ हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा और ये यहाँ से आ जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या निकल जाएगा, फंडामेंटल सीरीज। एकदम इजी, ठीक है। सबसे पहले क्या किए, लाइन बना दिए। उसके बाद आपको परिभाषा मालूम होना चाहिए, परिभाषा में आपको पता है कौन सा लाइन किस लाइन में जाता है, ठीक है। उसके बाद हमको बस देख देख के ट्रांजिशन बना देना है। सबसे पहले प्रिंसिपल सीरीज, प्रिंसिपल सीरीज में क्या होता है, पी से एस में जाता है। तो ये पी से एस में आ गया, जितना भी पी लाइन है पूरा, ठीक है, उसमें से एस में आ जाएगा। तो वो हमारा प्रिंसिपल सीरीज। शार्प सीरीज में क्या होता है, जितना भी एस लाइन है उसमें से वो 3p में जाएगा। तो सब ये शार्प सीरीज में आ गया। उसके बाद डिफ्यूज सीरीज में तो डी लाइन से पी में आएगा, डी लाइन से पी में आएगा। तो जितना भी डी लाइन रहेगा ऊपर, और मान लो और आगे ऊपर में भी इतना सारा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से इसमें आ जाएगा। उसके बाद फंडामेंटल में एफ लाइन से डी में आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, सोडियम एटम के लिए या फिर कोई भी क्षारीय परमाणु के लिए स्पेक्ट्रम निकाला जाता है। 4 प्रकार की सीरीज प्राप्त होती है, ठीक है। अब ये तो हो गया ओवरव्यू कि हम लोग सोडियम एटम के लिए या फिर कोई भी क्षारीय परमाणु हो गया उसके लिए स्पेक्ट्रम इस प्रकार से निकालते हैं। अब पर्टिकुलर एक किसी का देखते हैं कि उसमें ये जो लाइन है ये स्प्लिट कैसे होती है। तो देखो ये जो लाइन होती है ना, ये दो लाइन में या फिर डबलेट में स्प्लिट हो जाती है, दो लाइन बन जाती है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो उसको देखते हैं कैसे बनती है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखो अब क्या करने वाले हैं, अब जो सोडियम एटम है या फिर कोई भी क्षारीय परमाणु है उनके लिए जो द्विक प्रकृति होती है, डबलेट जो प्रकृति होती है, डबलेट नेचर की जो होती है ट्रांजिशन, उसको देखते हैं कि क्या क्या होती है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम लोग कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो सोडियम का ही ले लेते हैं। सोडियम सबसे छोटा है, ठीक है। सोडियम के बाद पोटेशियम आएगा जो 19 हो जाएगा, उसका परमाणु क्रमांक तो वो थोड़ा बड़ा बन जाएगा। उससे अच्छा है कि हम लोग सोडियम का देखते हैं, ठीक है। तो सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें Z इक्वल टू क्या होता है, 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा इसको, 1s² 2s² 2p6 और ये हो जाएगा 3s1। ये क्या है अपना संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब इसका मतलब यह है कि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक ही है, मतलब यहाँ पे एस का मान क्या हो जाएगा, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए एस का मान हो जाएगा 1/2, ओके। और यहाँ पे एन का मान क्या है, तो ये हमारा एन का मान है, एन का मान क्या है, 3 है।
अब आपको पता है n का मान 3 है, तो उसके रिस्पेक्ट हम लोग l का मान लिख सकते हैं। तो l का मान क्या हो जाएगा भाई, तो आप लोग बताओ। क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए हम लोग कैपिटल L लिख सकते हैं। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है तो स्मॉल l करके लिखते हैं, ठीक है। उसको फिर वेक्टर सम करते कैपिटल L निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी क्या एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमारा कैपिटल L आ जाएगा, ठीक है। कक्षीय क्वांटम संख्या तो बताओ 3 है, तो इसके लिए l का मान क्या हो जाएगा, 0, 1 और 2, 0, 1 और 2, ये हमारा l का मान आ गया, ठीक है। तो अब निकाल सकते हो यहाँ से l = 0, s = हाफ, देन j का मान क्या निकल जाएगा, टोटल क्वांटम संख्या का मान निकल जाएगा 1/2, ठीक है। और उसके बाद l = 1, s = हाफ, देन j का मान क्या निकल जाएगा 1/2 एंड 3/2। और उसके बाद l = 2, s = 1/2, देन j = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 5/2। स्पेक्ट्रोस्कोपी नोटेशन भी लिख देते हैं साथ में। तो ये हो जाएगा s 1/2 है, मतलब r का मान हो जाएगा 2, ठीक है। और l = 0 है, मतलब ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी निकाल के देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 और l का मान 1 है, मतलब p 1/2 और 2p 3/2। सिमिलरली यहाँ पे भी निकाल के देख लो, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा d 3/2 एंड 2d 5/2, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना टर्म आ रहे हैं, टोटल 5 टर्म आ रहे हैं, ओके। देखो अब इसका हमको क्या बनाना है, स्पेक्ट्रम बनाना है। स्पेक्ट्रम बनाना है तो कैसे करेंगे, सिमिलरली उसी प्रकार से लिखेंगे जैसे इसके पहले अभी जो डायग्राम बनाए थे उसमें। बस ये करना है आपको, यहाँ पे नोटिस ये रखना है कि जो एस लाइन था ना, जितना भी यहाँ पे एस लाइन लिखे थे, ठीक है। चलो मैं फिर से बना देते हैं। यहाँ पे था हमारा 3s, उसके ऊपर में था 4s और उसके ऊपर में था 5s। तो ये जो है ये सिंगलेट प्रकृति की होती है, मतलब एक ही लाइन प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एस ब्लॉक एस लाइन में क्या हो रहा है, एक ही लाइन प्राप्त हो रहा है। लेकिन पी में क्या हो रहा है, 2 प्रकार से लाइन प्राप्त हो रही है, मतलब डबलेट प्रकृति की हो जा रही है, जिसमें 1/2 भी आ रहा है, 3/2 भी आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो पी लाइन निकाले थे उसका मान क्या हो जाएगा, 2 लेवल में बढ़ जाएगा। कैसे, यहाँ पे हम लोग निकाले थे, ये था 3p, ठीक है। तो 3p एक लाइन हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको मैं देखो अलग अलग कैसे लिखूंगा, पहले 3p था, अब वो क्या हो रहा है, 2 लाइन में बढ़ जा रहा है। ये हो जाएगा 2p हाफ में और 2p 3/2 में। और इसको भी हम लोग उसी नोटेशन में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2s 1/2, ठीक है। फर्दर उसके आगे और भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको अभी सोडियम के लिए इतनी बस ज़रूरत पड़ेगा। इसमें देख के लिख देता हूँ मैं, ये आ जाएगा 4s हाफ, ठीक है। यहाँ पे तो r का मान है, ये n का मान है, ठीक है। n का मान मैं नहीं लिख रहा हूँ, n का मान भी आप लिख सकते हो। और यहाँ पे भी 5s हाफ, ठीक है। यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से s का लिख सकते हैं। ये हमारा p का लिख लिए। उसके बाद ऊपर में और कौन सा यहाँ पे लाइन था, 3p था और था 4p, ठीक है। तो 4p को भी ऐसे ही लिख सकते हैं, 2 यहाँ पे 2 लाइन में बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं क्योंकि हमारा जो ट्रांजिशन लिखना है वो इतना में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी देखें एक बार लिख लेते हैं। तो 2p 1/2 और ये हो जाएगा 2p 3/2। इसके बाद जो d लाइन था, यहाँ पे d लाइन आया था, तो एक लाइन यहाँ पे था और एक लाइन यहाँ पे था, ठीक है। तो ये भी 2 लाइनें बढ़ जाएगा। लिख लेते हैं इसको कौन कौन सा, ये था 2d 3/2 में बढ़ जाता है और 2d 5/2 में, ठीक है। ये भी 2d 3/2 में, 2d 5/2 में। ध्यान रखना ये जो है ना, ये r का मान है, ठीक है। आप लोग चाहो तो n का भी मान लिख सकते हो, जैसे इसमें लिखे हैं। चलो लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे भी हो जाएगा 3, ठीक है। ये भी हो जाएगा 3, सॉरी ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। बार बार लिखने की जगह में मतलब नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे भी ये 4 अपना d था, ये था 5d, ठीक है। सॉरी ये था 3d, ये था 4d, ये था, ओके। अब उसके बाद लास्ट लाइन में एक और लाइन जो बचा था, कौन सा था, इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे था, ये भी 2 लाइनें बढ़ जाएगा, ठीक है। जो f है वो भी 2 लाइनें बढ़ जाता है, ठीक है। f यहाँ पे नहीं निकाले, चाहो तो f भी निकाल सकते हो, l = 3 रख के। तो वो हो जाएगा 2d 7/2 और 2d 5/2, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो लेवल था वो 2 लाइन में स्प्लिट हो जाता है।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या देखना है, यहाँ पे ट्रांजिशन देखना है। इतना सारा लेवल तो मिल गया, अब इसमें हमको ट्रांजिशन देखना है। जो 4 सीरीज निकाले थे उसका यहाँ पे मान देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सीरीज कौन था, यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहला सीरीज था हमारा शार्प सीरीज। शार्प सीरीज में क्या हो रहा था, एस लाइन से पी लाइन में जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे शार्प लाइन हमको बनाएंगे। ये थोड़ा सा ऊपर कर लो इसको यहाँ पे। ठीक है, 4s हाफ। तो यहाँ से ट्रांजिशन यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ से यहाँ पे भी ट्रांजिशन होगा। ये कैसे हम लोग लिख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन होगा, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा सिलेक्शन रूल में। ठीक है, तो सिलेक्शन रूल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिलेक्शन रूल। तो आप लोग को मालूम है, कई बार बता चुके हैं, सिलेक्शन रूल क्या होता है, डेल एल का मान +-1 और डेल जे का मान 0 +-1। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे ना जे = 0 से 0 में नहीं होता कभी भी। ठीक है, पहले नहीं बताया हूँ, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि जे का मान ना, जैसे यहाँ पे मान लो ऐसा कुछ रहता 2s0, एक लाइन रहता, वहाँ पे एक दूसरा लाइन रहता 3s0। ठीक है, तो ये j = 0 हो गया, ये भी j = 0 हो गया। तो इस लाइन से इस लाइन में कभी भी ट्रांजिशन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्टेंट रहता है कि 0 से 0 में ट्रांजिशन नॉट अलाउड रहता है। ठीक है, तो सिलेक्शन रूल हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग ये दोनों लाइन में कैसे लिख दिया, तो देखो यहाँ पे मैं सिलेक्शन रूल लगाऊंगा तो ये हो जाएगा, एस है, ये पी हो जाएगा। तो एस मतलब 0, पी मतलब 1, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, मतलब हमारे सिलेक्शन रूल में है। ठीक है, जे का भी चेक कर लेते हैं, तो 1/2, यहाँ पे भी 1/2 मतलब 0, ये हमारे हो जाएगा 1/2 -3/2, ये भी हमारे सिलेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों ट्रांजिशन अलाउड है। ये हमारा जो लाइन है ये कौन सा कहलाता है, शार्प सीरीज। शार्प सीरीज। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये। उसके बाद दूसरा हमको कौन सा सीरीज देखना है, यहाँ पे प्रिंसिपल सीरीज। प्रिंसिपल सीरीज, तो प्रिंसिपल सीरीज में मैं पहले बता चुका हूँ क्या होता है, पी लाइन से एस लाइन में जाता है। पी लाइन ये हो गया, एस लाइन ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ हमको जाना है। तो देखो यहाँ पे अब कैसे, यहाँ पे फिर से सिलेक्शन रूल देखेंगे। अब सिलेक्शन रूल देखेंगे तो देखो यहाँ पे 2 लाइन है, यहाँ पे 1 लाइन है, दोनों में से ट्रांजिशन हो सकता है। तो देखो इसका कैसे होगा, 3/2p1/2, यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे आना है, तो ये कुछ इस टिप से आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ट्रांजिशन हुआ, 3/2p½ से इसमें आया ना 2s½ में। ठीक है, ये 1/2 2p½ ये यहाँ से यहाँ आया। उसके बाद दूसरा ट्रांजिशन यहाँ से फिर यहाँ पे आया। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 2 प्रकार की ट्रांजिशन मिल रहा है। 3/2 से ये आया 2s1/2। ठीक है, ये जो हमारा सीरीज प्राप्त हुआ इसको बोलते हैं प्रिंसिपल सीरीज। प्रिंसिपल सीरीज। फर्दर आगे मूव करते हैं। तीसरा सीरीज कौन था हमारा, डिफ्यूज सीरीज। डिफ्यूज सीरीज में क्या हो रहा था भाई, डी लाइन से पी लाइन में ट्रांजिस्ट कर रहा था। तो डी लाइन हमारे पास ये हो गया, वहाँ पर से पी लाइन आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे 2 लाइन है, यहाँ पे भी 2 लाइन है, मतलब टोटल कितना होना चाहिए, 4 ट्रांजिशन होना चाहिए। लेकिन वो हमारे सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग है कि नहीं, वो डिपेंड करेगा। अब सबसे पहला ट्रांजिशन देखो, जैसे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ से पहले यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, इसको मैं दूसरे पेन से बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से यहाँ पे चेक करते हैं एक बार। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे डेल एल का मान क्या हो जाएगा, डी है, ये पी है, तो डी है, पी है, मतलब 2 ऋण 1 हो जाएगा, मतलब 1 हमारे ट्रांजिशन में आ जाएगा। उसके बाद जे का भी चेक कर लेते हैं, तो 5/2 यहाँ पे 3/2, मतलब ये हो जाएगा 1, मतलब ये हमारा ट्रांजिशन अलाउड है क्योंकि ये सिलेक्शन रूल में आ रहा है। उसके बाद यहाँ फिर यहाँ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसमें चेक करो। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, फिर बनाएंगे डायग्राम। तो यहाँ से यहाँ चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले डेल एल चेक करना पड़ेगा। डेल एल का मान 2 ऋण 1 वही सेम हो जाएगा। डी पी अलग अलग है, मतलब हो जाएगा। यदि सेम रहता है ना तो नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे 0 हो जाता है। डी में डी, पी में पी, एफ में एफ, ऐसा नहीं जाता। यहाँ पे डी में पी है तो चले जाएगा, डी में एस नहीं जाता, याद रखना, डी में एस नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे सिलेक्शन रूल 2 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे डी से पी में चले जाएगा। उसके बाद जे का भी चेक कर लेते हैं, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारा आ गया। अब जे को चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या है 5/2 और यहाँ पे क्या है 3/2, तो यहाँ पे कितना हो गया, सॉरी इसको चेक कर रहे हैं ना, इसको चेक कर रहे हैं 1/2, वो तो निकाल दिए, तो ये हो जाएगा 4/2, तो कितना आया 2 आया। 2 हमारे सिलेक्शन रूल में नॉट अलाउड है। तो नॉट अलाउड है मतलब यहाँ से यहाँ पे ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा। चलो एक लाइन तो कम हो गया। ठीक है, उसके बाद इन दोनों लाइन से देख लेते हैं। तो इन दोनों लाइन से दिख रहा है डी से पी में आएगा, मतलब डेल एल का मान 1 हो जाएगा, अलाउड है। 3/2 से 3/2 में है, मतलब 0 हो जाएगा, तो यहाँ से भी यहाँ अलाउड हो जाएगा हमारा। ठीक है, चेक करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं। तो डी से पी में आएगा, अलाउड है। 3/2 से 1/2 में जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, तो ये भी अलाउड है।
तो इस लाइन से इस लाइन में आने के लिए हमको कितना लाइन मिला, टोटल स्पेक्ट्रमी रेखा 3 स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त हुआ। तो डिफ्यूज सीरीज में 3 स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त हुआ, प्रिंसिपल सीरीज में 2 हुआ, शार्प सीरीज में भी 2 लाइन प्राप्त हुआ। ये दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ डिफ्यूज सीरीज। उसके बाद लास्ट जो चौथा लाइन बच गया उसको देख लेते हैं, वो कौन सा था, अपना फंडामेंटल। तो फंडामेंटल में आपको मालूम होगा एफ लाइन से डी में आएगा, तो ये एफ लाइन हो गया। 1 मिनट, ये डी है, सॉरी एफ है, और ये भी एफ है, ठीक है। तो वहाँ से इसमें ट्रांजिशन होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी 2 लाइन है, यहाँ पे भी 2 लाइन है। अब फिर चेक करेंगे कि 4 ट्रांजिशन होना है, लेकिन 4 ट्रांजिशन में कौन सा अलाउड है कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो एफ है, ये डी है, मतलब अलाउड हो जाएगा, क्योंकि एफ का मान 3 होता है, डी का मान 2 होता है। 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, मतलब हमारे अलाउड है, मतलब डेल एल का मान तो अलाउड है। अब डेल जे बस का चेक करना है, तो 5/2 है, 5/2 है, माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, मतलब अलाउड है। तो यहाँ से यहाँ 1 ट्रांजिशन हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ चेक करो, 5/2 है, 3/2 है, 5/2 3/2 मतलब फिर से अलाउड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 ट्रांजिशन हो गया। यहाँ से अब यहाँ चेक करते हैं, 1 मिनट और एक चीज़ रुक सकते हो, सॉरी यहाँ पे ना नीचे 5/2 आएगा, ऊपर 7/2 आएगा, क्योंकि जे का मान कम वाला नीचे रहता है, ठीक है। तो 7/2 ये 5/2, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको देख लेना। तो एक बार चेक करते हैं, 7/2 से डी 5/2 में आ जाएगा, 7/2 से डी 3/2 में नहीं आएगा, क्योंकि 7/2 माइनस 3/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/2 हो जाएगा, फिर से तो 2 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ से यहाँ बस में आएगा, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से जैसे इसमें आया वैसे उसमें भी आ जाएगा, ठीक है। तो बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन इसमें आएगा, एक लाइन यहाँ से यहाँ आएगा। तो ये इसमें भी कितना लाइन प्राप्त हो रहे हैं, स्पेक्ट्रमी रेखा 3 रेखा प्राप्त हो रही है। तो ओवरऑल निष्कर्ष हम लोग ये निकाल सकते हैं पूरे डायग्राम से कि जो भी क्षारीय परमाणु होता है या सोडियम होता है, उसके लिए जब स्पेक्ट्रम निकालते हैं तो जो एस लाइन होता है, ठीक है, एस लाइन सिंगलेट प्रकृति की होती है, मतलब जो ग्राउंड स्टेट होता है वो हमेशा एकल होता है, इसको ग्राउंड स्टेट बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे, एस लाइन क्या होगा, सिंगलेट प्रकृति की होगी। और जो पी लाइन है, ठीक है, तो देखो पी जो लाइन है ये क्या हो रही है, प्रिंसिपल सीरीज ये 2 आ रही है, ठीक है। तो सॉरी ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो पी लाइन है ये 2 लेवल में बढ़ जा रही है, 2 लेवल में बढ़ जा रही है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, डबलेट प्रकृति की हो गया। और उसी प्रकार जो डी लाइन है और एफ लाइन है ये भी क्या होगा, सिमिलरली वैसी हो जाएगा, SPDF, ये भी क्या होते हैं, डबलेट प्रकृति के होते हैं। और स्पेक्ट्रमी रेखा की बात करें, स्पेक्ट्रमी रेखा की बात करें तो इसमें एस से पी में आ रहा है, मतलब जो शार्प सीरीज हो रहा है वो क्या हो रही है, 2 ट्रांजिशन प्राप्त हो रहा है, प्रिंसिपल सीरीज में भी 2 प्राप्त हो रहा है, लेकिन डिफ्यूज सीरीज और फंडामेंटल सीरीज में क्या हो रहा है, 3-3 रेखा प्राप्त हो रही है, ओके। तो ये ओवरऑल हमारा सोडियम एटम का हो गया। अब ये तो हो गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आपको नोटिस करने की बात यह है कि ये जो लाइन हो रही है ना, कौन सी लाइन, 2/3 3/2 से यहाँ पे आ रही है, मतलब ये दोनों लाइन, इसीलिए इसको मैं लिखा हूँ अलग से, क्यों, क्योंकि जो 3/2 से इसमें आ रही है वो लाइन, और यहाँ से यहाँ जो लाइन हो रही है ये वाला लाइन, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों लाइन को कुछ खास नाम दिया गया, ठीक है। खास नाम क्या नाम दिया गया, इसको बोलते हैं D1 लाइन, D1 लाइन, इसको बोलते हैं D2 लाइन, ठीक है। तो अब ये D1 लाइन D2 लाइन क्या होता है उसको देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सोडियम डी रेखा की सूक्ष्म संरचना, ठीक है, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम डी लाइन। अभी जो डी लाइन निकाले थे उसी को ही फर्दर देखेंगे थोड़ा डिटेल में क्या होता है। तो देखो जो डी लाइन होता है ना वो सिर्फ सोडियम बस के लिए प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो डी लाइन प्राप्त होता है वो सोडियम एटम बस के लिए प्राप्त होता है। तो कैसे निकाले थे एक बार देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो देखो सोडियम में एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, Z=11 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी लिखे थे तो एक बार फिर लिख देते हैं, 2s², ये हो जाएगा 2p6 3s1, ठीक है। तो 3s1 क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम एटम में सिर्फ एक ही संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, एक ही संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, कंप्लीट कोष में फिल रहते हैं, मतलब पूरा
क्लोज्ड पैक रहते हैं। तो जो एक इलेक्ट्रॉन है ना बाहरी कोश में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, यही क्या करता है, पूरा सोडियम एटम की अवस्था को प्रदर्शित करता है। मतलब इसकी जो अवस्था होगी 3s1 इलेक्ट्रॉन की, वही सोडियम एटम की अवस्था को प्रदर्शित करता है, वही सोडियम की भी मतलब सोडियम परमाणु की भी अवस्था प्रदर्शित करेगा। अब क्या करते हैं, अब हम उसका जो अभी निकाले थे स्पेक्ट्रमी रेखा वर्णक्रम, उसको देखते हैं। तो उसमें क्या था, हमारा 3s1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्या करना है, 3s1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे n का मान देख लेंगे, तो n का मान क्या है 3 है, ठीक है। सेम वही काम फिर से करना है, s इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, देन j इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 कंडीशन बनेगा, l का मान 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा l इक्वल टू 0, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी से लिख देता हूँ। ये हो जाएगा j का मान 1/2, ठीक है, ये l इक्वल टू 1, s इक्वल टू हाफ, तो देन j इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 एंड 3/2, ठीक है। ये हो जाएगा l इक्वल टू 2, s इक्वल टू हाफ और j इक्वल टू 3/2 एंड 5/2, ठीक है। स्पेक्ट्रमी टर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा s 1/2 और ये हो जाएगा 2p 1/2 एंड 2p 3/2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2d 3/2 एंड 2d 5/2, ठीक है। तो इन पांचों में आप नोटिस करो कि जो ए से क्या है सिंगलेट है, ये जो पी लाइन है वो डबलेट है और डी लाइन भी क्या हो रहा है डबलेट हो रहा है, जैसे सेम सिमिलरली हम इससे पहले देखे थे। ओके, तो आप लोग को सिर्फ नोटिस करना है ये वाला लाइन को, 2p वाला लाइन की जो पी रेखा है वो, और वहाँ से एस वाली लाइन को, ठीक है। इन्हीं में हमारा जो ट्रांजिशन होता है उसको बोलते हैं डी लाइन। तो डी लाइन के लिए मैं इसको अलग से बना देता हूँ। तो डी लाइन में देखो क्या हो रहा है, पहला एक लाइन, ये दूसरा लाइन, कौन कौन सा 2p हाफ, छोटा वाला नीचे आ जाएगा, बड़ा वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 2p 3/2 और नीचे में हमारा एस लाइन है, ठीक है। तो एस लाइन ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा। ये हमारा कौन सा लाइन था, p से s में ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब प्रिंसिपल लाइन। तो जो प्रिंसिपल लाइन का जो ट्रांजिशन होता है उसी में हमको डी लाइन प्राप्त होता है, ठीक है। हम लोग एक उसी जो प्रिंसिपल लाइन का पार्ट था ना उसको बस काट के यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको सिलेक्शन ट्रांजिशन देखना है, सिलेक्शन रूल निकाल लो। सिलेक्शन रूल आपको मालूम है, डेल एल इक्वल टू क्या होता है, डेल एल इक्वल टू +-1, डेल जे इक्वल टू 0 +-1, ठीक है। चेक करते हैं ट्रांजिशन किसमें होता है। तो सबसे पहले यहाँ से चेक करते हैं 2p हाफ से 2s में हाफ में हो पाएगा कि नहीं। तो देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे चलो लिखते हैं 2p हाफ से 2s 1/2 में। तो यहाँ पे डेल एल का मान क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे मैं डेल एल लिख लेता हूँ, यहाँ पे डेल जे, ठीक है। तो डेल एल का मान क्या हो जाएगा, p से s मतलब 1 - 0 मतलब 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 - 1/2 इक्वल टू 0, मतलब ये 1 और 0 आ रहा है, हमारे सिलेक्शन रूल में है, मतलब यहाँ से यहाँ पे ट्रांजिशन अलाउड है। ओके, और यहाँ पे चेक करते हैं 3/2 है, p से s में अलाउड है, 3/2 - 1/2, तो लिख देते हैं एक बार, अब लिख रहे हैं तो 3/2 से ये हो जाएगा 2s 1/2। यहाँ पे डेल एल का मान क्या हो जाएगा, p - s, तो 1 - 0 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/2 में से 1/2 जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, मतलब ये भी हमारा क्या है अलाउड है ये। तो इस प्रकार से जो दो रेखा प्राप्त हुई इसी को बोलते हैं सोडियम डी लाइन। अब इन दोनों जो रेखा प्राप्त हुई इसको भी पर्टिकुलर अलग से नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं D1 लाइन, ठीक, इसको बोलते हैं D1 लाइन, इसको बोलते हैं D2 लाइन। और खास बात क्या है, इसका जो वेवलेंथ है वो होता है 5896 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और इसका जो वेवलेंथ होता है 5890 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये डायरेक्ट ही पूछ देता है 1 नंबर 2 नंबर में, D1 लाइन और D2 लाइन का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, वेवलेंथ कितना होता है। तो 5896 एंगस्ट्रॉम होता है D1 का, 5890 एंगस्ट्रॉम होता है D2 का। ओके, तो ये हो गया। अब एक चीज़ और इसे पूछ सकता है कि इसकी इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है, दोनों लाइन के D1 या D2 दोनों में से इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है। तो मैं इंटेंसिटी के लिए पहले ही बता चुका हूँ, इंटेंसिटी रूल से देखते हैं, क्या देखते हैं इंटेंसिटी रूल से, सबसे पहले ये देखते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं इंटेंसिटी, चलो यहीं पे लिख देते हैं इंटेंसिटी। तो उसमें क्या बताया था, डेल एल और डेल जे, चूँकि 2 ही लाइन है देखने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, 2 लाइन में से डेल एल और डेल जे का मान बस चेक कर लो। यहाँ पे डेल एल का मान क्या है
ये लाइन के लिए D1 लाइन के लिए 1 है और 0 है, और यहाँ पे क्या है 1 और 1 है। तो इंटेंसिटी रूल में ये बताया था कि जिस डेल एल और डेल जे का मान यदि समान हो तो उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो इन दोनों में समान किसका है भाई, इसका समान है, मतलब D2 लाइन की। तो D2 लाइन में डेल एल और डेल जे का मान क्या है 1 और 1 है, समान है, मतलब इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। मतलब ये जो D2 लाइन है इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी बजाय D1 की, क्योंकि ये असमान हो गया तो इससे कम हो जाएगी। तो इंटेंसिटी इसका कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे इसका वो बना देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे जब इसका हम लोग स्पेक्ट्रमी लाइन बनाएंगे, मतलब वो बनाएंगे, स्पेक्ट्रम रेखा बनाएंगे, तो यहाँ पे वेवलेंथ इसके लिए बनाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा लाइन मिलेगा, ऐसा लाइन मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग ऐसा लाइन मिलेगा। तो इसकी इंटेंसिटी कम होती है, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके लिए डेल एल और डेल जे का मान क्या होता है 1 1 होता है, 1 1 होता है, समान होता है, इसलिए इसका मान ज़्यादा होगा, ठीक है। और इन दोनों के जो बीच में जो डिफरेंस है ना, ये कितने एंगस्ट्रॉम का होगा, 6 एंगस्ट्रॉम का। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। 5896 है, 5990 है, 5890 है। तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है वेवलेंथ का, तो 6 एंगस्ट्रॉम का, मतलब 6 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस है। तो ये पर कंप्लीट हो गया लेक्चर आज का। इसमें 2 चीज़ देखना था, सबसे पहले सोडियम एटम के लिए, सॉरी क्षारीय परमाणुओं के लिए वर्णक्रम देखना था, और दूसरा देखना था ये वाला सोडियम डी लाइन देखना था, ठीक है। सोडियम डी लाइन पर्टिकुलर जो उसका स्पेक्ट्रम होता है क्षारीय परमाणुओं का, उसमें सोडियम एटम के लिए जो प्रिंसिपल सीरीज़ होता है उसमें प्राप्त होता है। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाय बाय, थैंक यू, ओके।